आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कई सवाल खड़े किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत में शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य भी करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में भी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात यह है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत में शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति काफी जर्जर है और कहीं पर फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। और साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी कहा कि समय रहते कार्य करवाने का भी प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक के सवाल खड़े करने के बाद में राज्य में सियासत शुरू हो गई है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। स्मार्ट क्लास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। और मैं भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय में इसकी शुरुआत की। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। आइए साहब, चलिए। चमोली जिले के पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर मतवल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम इस समय जो है उत्तरकाशी में मौजूद हैं। वहीं चंद्र कुंवर मतवल ने भी 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहे गए थे और लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वे देश दुनिया को सुंदर साहित्य दे गए हैं। चंद्र कुंवर की कविताएं मानवता को समर्पित थी। देखिए, कार्यक्रम का प्रतिदिन का कार्यक्रम तय रहता है। साथ ही सब जगह प्रवास भी करने पड़ते हैं। केवल चुनाव ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र के भी लोग काम होते हैं। अभी पोखरी में राजकीय मेला हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरसाल मेला है। उसके बाद कार्यकर्ता भेंट भी होने गोपसर के अंदर हमारी एक बैठक भी हमने रखी है। पोखरी जो मेरा गृह क्षेत्र है वहाँ भी लोग मिलेंगे। ये ठीक है कि जब प्रवास होता है तो अनेकों क्षेत्रों से होते जाना पड़ता है। कार्यकर्ताओं से जो वर्तमान कार्यक्रम क्या क्या है, किस रूप में हुए हैं, उनकी समीक्षा भी की जाएगी। तो वहीं पौड़ी जिले में थलीसैंण महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है और इसी मौके पर कैबिनेट और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के इस महोत्सव में शिरकत की और कई योजनाओं की सौगात जनता को दी है। और इससे पूर्व धन सिंह रावत ने 12 लाख की लागत से बनने वाले ओपन जिम का भी शिलान्यास किया और साथ ही 251 लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात दी। जबकि थलीसैंण को नगर पंचायत बनाने पर 46 करोड़ की लागत रुपए जो है वो नगर पंचायत कार्यालय को दिए गए। वहीं थलीसैंण मुख्यालय में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से की। और इस अवसर पर आयोजित महोत्सव में थलीसैंण की ग्राम सभा के महिला मंगल दलों और विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मधु सिंह भंडारी की स्मृति में गीत 12 एनी बगवाल माधु सिंघा को भी लोगों ने खूब पसंद किया। और साथ ही इंगास के मौके पर थलीसैंण महोत्सव का आयोजन ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत ने किया। पहला तो यह है कि इस पूरे क्षेत्र में
जितने भी गरीब लोग थे उनको आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आज भी हमने लगभग 261 लोगों को जो है आवास दिए हैं। पहले चरण में लगभग 116 करोड़ रुपए मैंने दे दिए हैं और पहली बार थैली शहर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। मैंने 96 में भी करवाया था अपने कार्यकाल में, पर आज का जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और मैं आज सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और सभी लोगों को जिन्होंने सहयोग किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो होता है वो एक ही इंसान से नहीं होता है, सभी का सहयोग इसमें होता है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वो मतलब इतना अच्छा कार्य क्षेत्र में करते हैं कि वो इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप विकास भगवान का ये पावन अवसर पर मैं थली शहर की जनता का भी इस कार्यक्रम करने को शुभ अवसर प्राप्त हुए और मेरा अहोभाग्य कि हमारा उत्तराखंड का गढ़ शिरोमणि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का दगड़ा मेरा आज यज्ञ कार्यक्रम थी और थली शहर की जो जनता थी वो प्यार और आशीर्वाद इतना भरपूर संख्या में बहुत कुछ बड़ी मन गदगद हुई आज जनता देखी। अच्छा, मैं पहले तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी। और रही महिलाओं की बात कि पहले बाहर नहीं निकलते थे, आज यहाँ पे महिलाएं इस तरह से एकत्रित हुई और अपना उत्तराखंड के जो पारंपरिक लोक हमारे जो विरासत है संगीत से जो हमारा उत्तराखंड की धरोहर का गीत है वो जो अपना अखमो नाचन और थिरका नाचन, तो ये सब अभाग्य हमारे मातृशक्ति तो हमारे महिलाओं तक कुछ नहीं दे सकते। डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पूरे क्षेत्र का विकास चौगुना विकास करना है और विकास करने को लगे हैं। बात आती है हमारे विकास महोत्सव की, तो ये महोत्सव क्या है कि ताकि क्षेत्रीय जो कलाकार हमारे जो युवा हैं जो माताएं बहनें हैं उनको एक मंच मिल सके और उनके प्रतिभा को दिखाने का काम करें। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा ये भी जिम नहीं किया गया, उनके द्वारा प्रत्येक गाँव जिम का कार्य किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में उनके द्वारा जिम लगाए गए ताकि युवाओं को इससे बनने में बढ़ावा मिले। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी का एक सपना था ये और हम लगभग 2-3 साल से सोचे थे हम कार्य करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने शुरुआत करते हम हर साल ये कार्यक्रम हर साल होता रहेगा। ज्वलंत देव आह्वान है कि जिसमें कि देवता अवतरित हो जाते हैं और इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ इनसे और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यूं ही आगे बढ़ रहे हैं और हेमा जो है हमारी चाहे छोटी बहन होगी चाहे हमारी बड़ी बहन होगी, जितना छोटी होगी शायद, क्योंकि मुझे जहाँ तक उनका परिचय से मैं वाकिफ हूँ वहाँ से मुझे मेरी छोटी बहन है और मैं जब भी मैंने इनको ये प्रोग्राम में वहाँ पीछे में बुलाया था, लेकिन वाकई में वहाँ पे उन्होंने जाकर जो गाय थी तो उसमें देव आह्वान जब हुआ जो देवता हमारे ढोल तमाओं के आह्वान पे और मंत्रोच्चार के आह्वान पे आते वो इनके जागरण से अवतरित हो जाते ऐसे स्टेजों पर। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर के निर्माणाधीन टनल में भू धसाव के बाद टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टनल के निर्माण को लेकर बढ़ती गई अनियमितता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना आरोप और कुछ सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सिलक्यारा टनल में एस्केप चैनल को भी मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन निर्माण के साथ में एस्केप चैनल नहीं बनाई गई, जिस वजह से श्रमिकों को बाहर निकलने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एस्केप चैनल बना होता तो पहले ही दिन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता था और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर भी निशाना साधा है। सिलक्यारा में हादसा हुआ, इसमें सबसे बड़ी चूक ये है कि एस्केप पैसेज का जिक्र कैबिनेट कमेटी की उस बैठक में है जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी अध्यक्षता में हुई। एस्केप पैसेज नहीं बनाया गया। एस्केप पैसेज बनाया गया होता तो ये 13 दिन का जो पूरा इतना जद्दोजहद चल रही है 41 श्रमिकों को बचाने की, वो नहीं करनी पड़ती, उनकी जान पहले दिन ही बच जाती जब ये हादसा हुआ। एस्केप पैसेज नहीं बना, इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जब उत्तरकाशी आए उन्होंने डार्क में रखा, इसका कहीं जिक्र नहीं किया। इस पूरे चारधाम प्रोजेक्ट के जो निर्माणाधीन मार्ग है
उत्तरकाशी सिलकारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां जल्द ही रेस्क्यू कर ली जाएंगी। और आपको बता दें कि 41 मजदूरों के लिए ऋषिकेश एम्स प्रशासन भी अलर्ट है। डिजास्टर वार्ड सहित अस्पताल के 41 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं और साथ ही डॉक्टरों की 4 टीमें भी गठित की गई। 41 मजदूरों में से किसी की हालत गंभीर तो एयर एम्बुलेंस की सहायता से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जाएगा। वहीं एक और टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऋषिकेश से 3 मशीन भी भेजी जा रही हैं। एम्स ऋषिकेश में श्रमिकों को सिर्फ उसी कंडीशन में लाया जाएगा अगर उनकी जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में पूरी नहीं हो पाती है। हमें एम्स ऋषिकेश में उन श्रमिकों के लिए हमारे पास देखिए 20 ट्रॉमा सेंटर में डिजास्टर बेड्स हैं, कुछ आईसीयू बेड्स हैं और एमएस पूल के बेड हैं। तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी है कि अगर श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में लाया जाता है तो हम उन्हें अच्छे से यहाँ पे इलाज दे सकते हैं। तो वहीं ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक बंद पड़े घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस ने घर से एलईडी टीवी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके बाद में आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया एलईडी टीवी भी बरामद किया। और साथ ही श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि चोरी की वारदात 19 नवंबर की रात को रूस फॉर्म में रहने वाली सरिता देवी के घर पर हुई थी। शिकायत मिलने के बाद में पुलिस ने मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और साथ ही धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने गुमानीवाला से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के अपराधी के इतिहास की जानकारी भी की जा रही है और फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जिला के कारागार में जो है वो भेज दिया गया है और आरोपी की पहचान अमृत निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में हुई है। तो वहीं 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून के राजपुर रोड पर डकैती हुई। आपको बता दें कि जहां पर रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती को अंजाम देने वाले 3 और आरोपियों को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती के आरोपियों के साथ साथ उनके अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि डकैती कांड में अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसके साथ ही घटना के अभियुक्त प्रिंस और विक्रम पर 2-2 लाख रुपए इनाम भी घोषित किए गए हैं। देखिए नेचुरली इस बात को तो मैं जरूर कहूंगा कि अभी तक जो हमारा जो सपोर्ट सेक्टर देखा जाए वहाँ की जो हमारी एसटीएफ की बिहार की हो चाहे पुलिस हो, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैं स्वयं से 2 बार वहाँ जा चुका हूँ और अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ उसके सिस्टम के लूपहोल्स होते हैं और हर जगह होते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो। उस लूपहोल्स का फायदा गैंग जरूर उठा रहा है और तभी वो इस तरह से लगातार अन्य प्रांतों में जाके घटनाएं कर रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा लूपहोल को छूट जाता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन का लेवल है वो काफी अच्छा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मुझे लगता है कि उनके सहयोग से हम आगे इसमें और अच्छा कर पाएंगे। काम हुआ एकदम जहाँ रुके होटल में हरिद्वार में उसकी पूरी क्लियर है। गदरपुर थानाध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी गदरपुर थाने का चार्ज लेते ही नशे के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में 4240 नशीले इंजेक्शन के साथ में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि थानाध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी की देखरेख में पुलिस टीम का भी गठन किया गया था और पुलिस टीम के द्वारा सरदार नगर चौकी के पास नहर नदी के किनारे वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस बीच में पैदल आ रहे युवक पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा करके उन्हें दबोच लिया। नशे की तस्करी या नशा बेचने में या उसके भंडारण या किसी भी तरीके की गतिविधियों में अवैध लगे हुए हैं
एसएसपी महोदय का स्पष्ट आदेश रहता है कि इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाए। उसी क्रम में कल हमारी जो गदरपुर में एसओ भुवन है, इनको सफलता मिली है। लगातार क्षेत्राधिकारी बाजपुर के नेतृत्व में कार्रवाइयां चल रही हैं डीपीएस के विरुद्ध, जो भी इसमें लगे हुए हैं नशे को फैलाने में। तो इसी क्रम में कल हाल नदी प्रिया के पास हमारी टीम के द्वारा जो संध्याकालीन प्रतिदिन चेकिंग वकिंग की जाती है। एसएसपी महोदय का स्वच्छता के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली खजूर ग्राम सभा पिछले करीब 1 महीने से कचरा निस्तारण के लिए काफी परेशान नजर आ रही है। आपको बता दें कि ग्राम सभा अंतर्गत कई जगह पर कचरे के ढेर लग गए हैं। अधिकारी ग्रामीणों के साथ में क्षेत्रीय पंचायत सदस्य की भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ग्रामीणों ने शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राम सभा का कचरा अधिकारियों के घर फेंकने की चेतावनी भी दी। शुक्रवार की सुबह खजूरी ग्राम सभा के ग्रामीण सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हुए, जहां पर ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। हमने लोगों को यहाँ पर भट्ट जी के सहयोग से, वार्ड मेंबरों के सहयोग से, लौटाड़ा जी के सहयोग से लोगों को जागरूक किया कि लोग जो है कूड़ा सड़क में ना फेंके, सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंके और कूड़ा कूड़े की गाड़ी में डाले। तो इसके लिए हमने स्वजल के सहयोग से, हमारे आईटीसी की मिशन के सहयोग से हमने यहाँ पे कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था भी करी। रेशम मांजरी में इनका यार्ड था जिला पंचायत वालों से। कूड़े के निस्तारण की समस्या ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना जो था स्वच्छता पूरे देश में हो, पूरा देश साफ है, उसी के अंतर्गत हमने लोगों को यहाँ पर भट्ट जी के सहयोग से, वार्ड मेंबरों के सहयोग से, लौटाड़ा जी के सहयोग से लोगों को जागरूक किया कि लोग जो है कूड़ा सड़क में ना फेंके, सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंके और कूड़ा कूड़े की गाड़ी में डाले। तो इसके लिए हमने स्वजल के सहयोग से, हमारे आईटीसी की मिशन के सहयोग से हमने यहाँ पे कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था भी करी। रेशम मांजरी में इनका यार्ड था जिला पंचायत। तो वहीं शहर में सड़क पर ठेली रेहड़ी लगाकर काम करने वाले लघु व्यापारी प्रशासन के खिलाफ भड़क गए हैं। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि साल 2014 में बना पथ विक्रेता अधिनियम अभी तक पूरी तरीके से राज्य में लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क पर काम करने वाले लघु व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा लोगों और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज धरना प्रदर्शन करके उन्होंने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया और बताया जा रहा है कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 अधिनियम है जिसके तहत में सड़क पर काम करने वाले लघु व्यापारियों को कई प्रकार की सुरक्षा मिलती है। रेहड़ी पटरी के लिए 2014 में इसका नाम पथ अधिनियम आजीविका संरक्षण 2014, वो लगभग 10 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट की सरकार पूर्ण रूप से उसको लागू नहीं हुआ है। उसी को लेकर हम 1-2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना तहसील परिषद ऋषिकेश में कर रहा हूं और ये ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब के मार्फत के तरफ से माननीय श्री पीयूष गोयल जी को जाएगा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। और हमारी मांग यही है कि जो हमारा एक्ट बना 2014 में वो जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से लागू हो। हमारी मांगे मुख्य तौर से जो सड़क पर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या सड़क पे जो ठेली चलाते हैं या सड़क पे जो भी खोखे रख करके काम करते हैं या किसी भी जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा जो है हमारी मुख्य मांगे ये भी है कि जो सरकार ने एक श्रम कार्ड बनवाया था, उस श्रम कार्ड का क्या हुआ, उनको क्या न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम श्रम कार्ड बनाएंगे और उनको जो है रोजगार का अवसर देंगे, वो रोजगार का अवसर कहाँ पे है। तो इन कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो मांगे हैं उनको हम लोग उठा रहे हैं और उस मुद्दों के तहत जो है हमारा धरना जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा।
उत्तराखंड में अगले सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलेगा। आपको बता दें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और 27 नवंबर को होने वाली बारिश से तापमान में गिरावट आने से ठंड भी एकदम से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और साथ ही देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी और बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी भी दी है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ में बिजली भी गिर सकती है। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से बाघ ने एक दैनिक श्रमिक को उठा ले जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बाघ को भगाने के लिए ढिकाला कैंपस में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने 10 से हवाई फायर कर बाघ को जंगल की ओर से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि बाघ के हमले से श्रमिक ने मौके पर दम तोड़ दिया। मृतक श्रमिक का नाम नेपाल निवासी 58 साल के राम बहादुर पुत्र खड़क बहादुर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रमिक पिछले 25 सालों से ढिकाला में दैनिक श्रमिक के पद पर तैनात था और वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही वन विभाग ने भी वन कर्मियों की गश्त को और बढ़ा दिया है। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें सभी जानकारियां भी दी गई। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग की गई और इस दौरान अपर सचिव एवं महमूद अहमद ने बताया कि ऑगर मशीन से 45 मीटर के बाद में ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 1.8 तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी और इस प्रकार कुल 46.8 से आगे की ड्रिलिंग के बाद में धातु के टुकड़े मशीन में फंसने से ड्रिलिंग को रोक दिया गया था। तत्पश्चात श्रमिकों द्वारा पाइप के मुहाने पर फंसे धातु के टुकड़ों को पाइप के अंदर रेंग कर काट दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि पुनः ऑगन मशीन स्थापित कर ड्रिलिंग शुरू करते हुए 1.2 मीटर अतिरिक्त जो ड्रिलिंग है वो की गई है और अपर सचिव और एम महमूद अहमद ने बताया कि पाइप के आखिरी सिरे पर फंसे धातु के टुकड़े से पाइप क्षतिग्रस्त हुआ है जिसके बाद में क्षतिग्रस्त 1.2 मीटर पाइप को काटकर बाहर निकाला गया। इस दौरान सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। आ गया पाइप की वजह से वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्टैंडिंग भी करना पड़ा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गया, पाइप वो जब वापस खींचा गया तो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुख पतला हो गया, सबने कहा नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलकर उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। 8 बजे तक हमने 45 मीटर का पाइप इंसर्ट कर दिया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने चले, उसके बाद की पाइप हमने लाने की प्रयास जारी की। उस वक्त हमारे पास जैसे मैं कह रहा था कि कभी हो सकता है अड़चने आ जाए, कुछ बाधाएं आ जाए, तो एक पहली बाधाएं जो हमें सेंस किया हमारी मशीन ने जो रुकावट हुई वो एक गर्डर के तौर पे हमें सामने रास्ते पे ही वो हमारा रास्ता को रोका। गर्डर एक ऐसा होता है, मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।